बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे नू तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं होली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मानता हूं कि ये त्योहार जिस तरीके से खुशियों के रंग लेकर आता है, आज मेरे लिए भी ये खुशी की बात है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को जिन रंगों में रंगता हुआ देखना चाहते थे, आज पार्टी उन रंगों के समीप पहुंची है। पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक, संगठन के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता और मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने की राह पे, उनके विचार, उनके आदर्शों को पूरा करने की राह पर एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बड़े लक्ष्य हैं। मैं चाहता हूं बिहारी होने के नाते जब तक बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रंग में ना रंगूं, मेरे लिए तब तक ये होली अधूरी रहेगी। पूरा देश जब तक मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के रंग में ना रंगे, तब तक भी हमारे ये त्योहार अधूरे रहेंगे। तो ऐसे में हम सब मिलकर देश को, राज्य को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये खुशियों का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लाए। आज की तारीख में वैश्विक चुनौतियों से भी दुनिया जूझ रही है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस दौरान अपनों को खोया, कई ऐसे घर परिवार हैं जिनकी खुशियां इस दौरान युद्ध की परिस्थितियों की वजह से चुनौतीपूर्ण बनी है। मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि जल्द दुनिया में भी अमन शांति का माहौल कायम हो, और जिस तरीके से हम सब खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया में इसी तरीके से खुशियां हैं। मोदी सरकार लगातार जो फंसे हुए यूएई में अन्य जगह लगातार उनको बुलाया जा रहा है, वैकेट किया जा रहा है और लगातार मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष जिस तरीके से इस पर तंज कसना कह लीजिए, जिस तरह की, देखिए विपक्ष की भूमिका कई बार आप कीजिए ना, सवाल जवाब मैं बार बार बोलता हूँ, समय मिलेगा, आप आकलन कीजिएगा
आप क्या इतिहास भी आकलन करेगा हर परिस्थिति का, किस परिस्थिति में मेरी सरकार ने क्या किया नहीं किया, यह इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। इतिहास भी इसका मूल्यांकन करेगा कि आपने सही फैसले लिए, गलत फैसले लिए। पर आज की तारीख में एज ऑपोजिशन आपकी जिम्मेदारी है सरकार को कॉम्प्लीमेंट कर उसका सहयोग कर आगे बढ़ने की। आज की तारीख में जब दुनिया वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में हर बात पर सिर्फ तंज कस देना, सवाल खड़े कर देना, आप ऑल्टरनेटिव विजन दीजिए ना। एज विपक्ष आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक वैकल्पिक विजन भी तो आप प्रस्तुत कीजिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर चीज पे आप सवाल खड़े कर देते हैं, सरकार के हर फैसले को आप चुनौती देने लगते हैं। आपका विजन क्या है, आप बताइए, क्या करते आप अगर ऐसा हो रहा होता? क्या आप चाहते हैं कि हम लोग भी पक्ष लेकर दुनिया के साथ? हमेशा से भारत शांति का पक्षधर रहा है और हम लोग इस बात को बहुत विनम्रता से कबूल करते हैं। ईरान हम लोग का पुराना दोस्त रहा है, बहुत पुराना दोस्त रहा है, बहुत पुराना सहयोगी रहा है। पर ऐसे में भारत की यही सोच रही है कि जहां पुराने दोस्तों को साथ रखते हुए वहीं नए दोस्तों को संरक्षण देते हुए हम लोग आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। बुद्ध का देश रहा है, युद्ध से हम लोगों ने कभी भी समझौता नहीं किया है। ऐसे में आज भी हमारा देश यही अपील कर रहा है। बट ऐसे में विपक्ष हर चीज पर और इतने सेंसिटिव मुद्दों पर और इतने सेंसिटिव टाइमिंग पर, आज का ये समय नहीं है ये सवाल खड़े करने का। आप कीजिएगा ना, जब शांति आ जाएगी सदन चलेगा, जितने सवाल पूछने होंगे पूछेगा। बट आज जो विपक्ष की भूमिका है वो निंदनीय है। एक और सवाल है कि राज्यसभा को लेकर के 5 राज्यसभा सीटों पे बीजेपी अनाउंस करती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने अपना उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को चुना। क्या आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है? देखिए, गठबंधन के भीतर यकीनन नामों को लेकर चर्चाओं का दौर लंबे समय से चल रहा था और क्योंकि अब प्रक्रिया शुरू है और अब चुनाव समीप है तो अब हम लोग परिणामों के समीप पहुंच रहे हैं। अब फाइनल सूचियां जारी हो रही हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की कल सूची आई और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वो निभाने जा रहे हैं और गठबंधन का सहयोगी होने के नाते हर कदम पर उनको हम लोग का साथ सहयोग मिलेगा, ये भी विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही में शिवेश जी जो कि मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, कल मेरी उनसे फोन पे भी बातचीत हुई, उनको भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की अधिकृत सूची आई है, मैं उन सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि हम लोग के 19 विधायकों की भी एक अहम भूमिका है। एनडीए की तरफ से 5वां अधिकृत नाम कौन सा होगा, इस पे अभी अधिकृत मोहर गठबंधन के भीतर नहीं लगी है, जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं 5वें नाम पर अभी मैं कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंतोगत्वा जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि पांचों के पांचों राज्यसभा के नवनिर्वाचित जो भी सांसद होंगे वो पांचों के पांचों एनडीए के होंगे। विपक्ष प्रयास कर रहा है बट एक बार फिर से विपक्ष को भी हार का सामना करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा का नाम उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया जा चुका है। भाई उनकी पार्टी की तरफ से होगा, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। मैं उतनी बातें कह सकता हूँ जो अधिकृत मेरी जानकारी में है। मेरे पास गठबंधन के भीतर उसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरे पास उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरे विधायक अभी फिलहाल जो है वो शिवेश जी का और आदरणीय नितिन नवीन जी का साथ देंगे। निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लेकर के चर्चा है कि होली के बाद वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, राज्यसभा भी उन्हें भेजा जा सकता है। क्या आप उन्हें स्वागत करने के लिए तैयार हैं? मैं पुनः कहूंगा कि एंटीसिपेशन में बयान देने के कोई मायने नहीं है क्योंकि अभी तक वो सार्वजनिक जीवन में रहे नहीं है। ये अंतोगत्वा उनका पहले व्यक्तिगत फैसला होगा, उनके परिवार का फैसला होगा, फिर उनके दल का फैसला होगा। गठबंधन के सामने जब ये प्रस्ताव आएगा, मैंने हमेशा नौजवानों का राजनीति में स्वागत किया है। मेरे प्रधानमंत्री ने भी हमेशा कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो अगर ऐसे में अगर इस सोच के साथ अगर वो राजनीति में आएंगे तो जरूर हम लोग उनका स्वागत करेंगे। बट हैविंग सेड इट ऑल, पहले ये फैसला उनका खुद का होगा, उनकी पार्टी का होगा, फिर कोई सवाल है कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा चल रही है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि बिहार में अगर कुछ परिवर्तन? ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होने नहीं वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभवी नेतृत्व में मेरी सरकार बिहार में चल रही है और ये मजबूत सरकार है। बड़े संख्या बल के साथ 200+ के साथ हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो कतई
मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं हो रही। मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में ऐसे ही चलती रहेगी।